गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजू कंवर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक एंड करंट फीडबैक के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने फीडबैक क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में फीडबैक का कंसेप्ट पढ़ा था। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में मेरे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। नेगेटिव फीडबैक क्या है? जब आप इनपुट में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल में से जब आप फीडबैक सिग्नल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। और अगर यही हम सब्ट्रैक्ट ना करके एडिशन करते हैं तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किए थे कि नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या होता है, आपका जो गेन है वो रिड्यूस हो जाता है। गेन रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि आपके सर्किट की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ती तो हम गेन को कम करके अपने सर्किट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर के अंदर सबसे ज़रूरी बेसिक कंडीशन यही होती है कि हम गेन को कम करके अपने स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं सर्किट का। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। प्लस ये भी फ़ायदा होता है इसका कि इनपुट इम्पीडेंस इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है और आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज़ हो जाता है। ये भी हमारे एम्पलीफायर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें नेगेटिव फीडबैक में मिलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को, डिफरेंस को एम्पलीफायर की मदद से पढ़ते हैं। तो एम्पलीफायर हमने यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया है, ओपैम्प जिसे हम कहते हैं। ओपैम्प से बना सकते हैं आप एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर से बना सकते हैं आप, एफईटी से बना सकते हैं। तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज फीडबैक के बारे में। जब हम वोल्टेज फीडबैक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें एक डिज़ाइनिंग टेक्निक मिलती है कि हम गेन और बैंडविड्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि ट्रेड ऑफ, अगर आप गेन को कम करें तो आपका बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो जाए, बैंडविड्थ को कम करें तो गेन इंक्रीज़ है, दोनों वाइस वर्सा है। तो ये आपको ट्रेड ऑफ वोल्टेज फीडबैक के केस में मिल जाता है, जबकि करंट फीडबैक के केस में आपको नहीं मिलता। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है वोल्टेज फीडबैक यूज़ करने का। यहाँ पे जितना भी फीडबैक मैं बोल रही हूँ सारा नेगेटिव फीडबैक है, तो आप इसे नेगेटिव फीडबैक ही समझिए। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेशन एम्पलीफायर्स बेसिकली क्या होते हैं, एनालॉग सर्किट है जो कि वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं। अब क्या होता है, अब स्टूडेंट्स ये होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो है बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंशियल इनपुट्स। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसका आउटपुट वोल्टेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के दो इनपुट्स होते हैं, एक इन्वर्टिंग एंड एक नॉन इन्वर्टिंग। तो आप किसी भी टर्मिनल पे इनपुट को देकर उसके हिसाब से आउटपुट ले सकते हैं, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग। तो इन दोनों टर्मिनल्स पे जो आप वोल्टेज लगाएंगे दोनों का डिफरेंस एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। अब अगर वोल्टेज की जगह करंट होता तो वो करंट को ले लेता, दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे करंट को लेता इन केस ऑफ करंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो करंट दोनों इनपुट्स पे क्या फ्लो हो रही है उनका डिफरेंस बताता, वो होता है करंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो अब दोनों तरह के ओपैम्प्स, वोल्टेज ले लीजिए आप चाहे करंट ले लीजिए, दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है, दे आर यूज्ड टू कंडीशन एंड एम्पलीफाई एनालॉग सिग्नल्स इन मैनी एप्लीकेशंस। टोपोलॉजिकल डिफरेंस क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वोल्टेज फीडबैक एंड करंट फीडबैक में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। VFA इज वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर एंड CFA इज करंट फीडबैक एम्पलीफायर। अब VFA, voltage feedback amplifier, is conceptualized as a single stage in which the amplifier open loop gain senses and amplifies the differential voltage। इसका मतलब है कि वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है कि सिंगल स्टेज होती है और एम्पलीफायर उसके ओपन लूप गेन के हिसाब से जो डिफरेंशियल वोल्टेज है उसको एम्पलीफाई करता है। तो इसको 3 स्टेज के फॉर्म में रियलाइज किया जा सकता है। पहली स्टेज होगी डिफरेंशियल इनपुट स्टेज टू बफर एंड एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल। यानी कि पहली स्टेज में दोनों का डिफरेंस जो है वो बफर में जाता है, एम्पलीफाई होता है, और ये एम्पलीफिकेशन छोटा सा होता है जनरली बाय फैक्टर ऑफ 5 और 10।
फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आपका जो डिफरेंशियल स्टेज है वो एक सिंगल एंडेड सिग्नल में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो बहुत हाई गेन प्रोवाइड करता है उस आपके जो एम्पलीफाइड होके आया है फर्स्ट स्टेज से, उसको 1000 या फिर 10,000 टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है। अब फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, फाइनल स्टेज में वापस एक बफर लगा हुआ है, यूजुअली अ लो आउटपुट इम्पिडेंस यूनिटी गेन बफर दैट इंटरमीडिएट बिटवीन द हाई आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द सेकेंड स्टेज एंड द लोड। अब देखिए सेकेंड स्टेज जो थी ना, उसमें क्या हो रहा था कि आपका डिफरेंशियल सिग्नल है सिंगल एडेड सिग्नल में चेंज हो रहा था और उसका गेन बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका आउटपुट इम्पिडेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो इस आउटपुट इम्पिडेंस को थर्ड स्टेज जो है वो कम करके मेन फाइनल आउटपुट में पहुंचा देता है, क्योंकि हमें बेसिकली लोड पे क्या चाहिए, वेरी लो आउटपुट इम्पिडेंस। तो स्टूडेंट इसको आप इस ऐसे समझिए, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं। देखिए 3 स्टेजेस, जो फर्स्ट स्टेज है सबसे पहली है वो हाई इनपुट इम्पिडेंस स्टेज है। यहाँ पर आपका दोनों का डिफरेंस एम्पलीफाई हो रहा है, और एम्पलीफाई कितने फैक्टर से हो रहा है, 5 या फिर 10 फैक्टर से। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, जहाँ पे ये अल्फा वी डी लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो रहा है, यहाँ पर 10,000 गेन हो सकता है, नियरली 10,000 से 10,000 के बीच में रहता है, पर यहाँ पे जो आउटपुट इम्पिडेंस है थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो थर्ड स्टेज में इसके इम्पिडेंस को कम कर दिया जाता है, लो आउटपुट इम्पिडेंस, ताकि हमारे आगे उसकी कैस्केडिंग या कुछ भी हम कर सकें। तो स्टेबिलिटी के लिए द हाई गेन स्टेज इन द मिडल ऑल्सो इंक्लूड्स अ फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन कैपेसिटर। ओपन लूप गेन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज गेन्स ऑफ द 3 स्टेजेस। तो आपका ओवरऑल गेन है ओपन लूप गेन तीनों स्टेजेस का प्रोडक्ट होगा। इंटरनली मोस्ट VFAs कंप्राइज 3 स्टेजेस, तीनों स्टेज जो मैंने आपको बताई, अ डिफरेंशियल इनपुट स्टेज, अ सेकेंड स्टेज विथ वेरी हाई गेन दैट कन्वर्ट्स द डिफरेंशियल सिग्नल टू सिंगल एंडेड, एंड अ फाइनल लो जेड आउट यूनिटी गेन बफर। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव करंट फीडबैक के बारे में। यहाँ तक जो डिस्कशन हमने किया था वो था नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव करंट फीडबैक के बारे में। Conceptually, a CFA consists simply of a unity gain buffer with high input impedance between the non-inverting and inverting inputs. यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले यूनिटी गेन बफर है जिसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई है। दिस इज फॉलोड बाय एन आउटपुट स्टेज whose voltage is equal to the current through the buffer multiplied by transfer impedance. तो ये किसके द्वारा फॉलो हो रहा है, एक आउटपुट स्टेज जिसका वोल्टेज है करंट थ्रू द बफर मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर इम्पिडेंस से। तो यानी आउटपुट स्टेज जो है उसके अंदर जो वोल्टेज है किससे वोल्टेज कैसे निकल रहा है, करंट को जेड से मल्टीप्लाई करने पे। तो जनरली CFAs आर implemented as a high Zn unity gain buffer between the non-inverting and inverting inputs followed by a trans impedance output stage. तो ये वोल्टेज फीडबैक की तरह नहीं है। वोल्टेज फीडबैक में क्या हो रहा था, 3 स्टेजेस थी हमारे पास, जबकि CFA में 2 ही स्टेज है। तो पहली स्टेज है उसका जो इनपुट इम्पिडेंस है बहुत हाई है और वो है यूनिटी गेन बफर, कौन से टर्मिनल्स के बीच में, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स जो पैम के थे। और सेकेंड स्टेज जो है ट्रांस इम्पिडेंस है, जो इम्पिडेंस को कन्वर्ट कर रही है, आउटपुट की तरफ जा रहा है तो लो इम्पिडेंस में कन्वर्ट कर रही है। अब डिफरेंसेस इन द, अब हम पढ़ते हैं बैंडविड्थ और गेन का जो प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में दोनों कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। द डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द 2 op-amps yield several implications for topologies. First, the VFA has certain gain bandwidth limitations. Its open loop gain is large at DC, above a frequency determined by the pole in the phase plane caused by the stabilizing capacitance across the middle gain stage, though its gain roll-offs at 6 dB per octave. अब जो वोल्टेज फीडबैक है उसकी कुछ गेन बैंडविड्थ लिमिटेशन है कि इसका जो गेन है बहुत बड़ा होता है डीसी पे, डीसी जब सिग्नल आप यूज़ कर रहे हैं तो ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा होता है। प्लस यहाँ पे क्या है कि गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट जो है लिमिटेड है, तो गेन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बैंडविड्थ आपकी लिमिट करेगी, और गेन जो है वो आगे जाके 6 dB पर ऑक्टेव से डिक्रीज होता चला जाता है। In an application that sets a fixed voltage gain by means of negative feedback, the feedback impedance not only affect the VFA's closed loop gain but also its bandwidth. यानी गेन के साथ साथ VFA की bandwidth भी हैम्पर होती है। Essentially, the product of the two
that is the gain bandwidth product is constant, and for any given real world VFA designers must trade off gain for bandwidth और vice versa. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया VFA के अंदर क्या है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो कांस्टेंट है, अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा. तो आपको अपने सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन करना है कि आपको कितना गेन चाहिए, कितना बैंडविड्थ चाहिए. दैट इज़ नॉट द केस इन अ current feedback amplifier. As in a VFA or CFA's closed loop gain is based upon external components in the feedback loop. But unlike a VFA, the CFA gain is essentially independent of frequency. That's the good part. अब CFA में जो गेन होता है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फीडबैक लूप के कंपोनेंट्स पे. तो वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है करंट फीडबैक एम्पलीफायर का. The downside is that in terms of the feedback elements that designers can select, the CFA has less flexibility than the VFA. अब बेसिकली ये कि ठीक है, ये चीज़ तो अच्छी है, पर ये कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है करंट फीडबैक में वोल्टेज फीडबैक के कंपैरिजन में कम है. अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर टोपोलॉजी स्लू रेट. व्हाट इज स्लू रेट? स्लू रेट मीन्स कि चेंजेस, अगर वोल्टेज, आपके इनपुट वोल्टेज में जितने चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसी स्पीड से आपका आउटपुट भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा. द VFA's अदर मेजर लिमिटेशन है स्लू रेट और हाउ वेल इट्स आउटपुट कैन फॉलो रैपिड वोल्टेज चेंजेस इन द इनपुट. तो VFA की एक लिमिटेशन है कि इसकी स्लू रेट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि आउटपुट रैपिड चेंजेस अगर इनपुट में होते हैं तो वो फॉलो नहीं कर पाता है. द अमाउंट ऑफ करंट अवेलेबल टू चार्ज एंड डिस्चार्ज द स्टेबलाइजिंग कैपेसिटेंस लिमिट्स स्लू रेट. तो जो वहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ था उसमें जो करंट आ रहा है, डिस्चार्जिंग चार्जिंग कर रहा है, वो लिमिट कर देता है उसकी स्लू रेट को. स्लू रेट लिमिटेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अफेक्ट टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन which will limit the effective number of bits of a downstream analog to digital converter. Designers can mitigate these limits in VFA essentially by providing enough current quickly enough to charge the input stage capacitors. The CFA not only has higher bandwidth than VFA, it also had an adjustable bandwidth. यानी कि CFA की जो बैंडविड्थ है वोल्टेज फीडबैक के कंपैरिजन में करंट फीडबैक में बैंडविड्थ ज़्यादा है और एडजस्टेबल भी है. और CFA में क्या है, कांस्टेंट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी नहीं है, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है. डाउन साइड क्या है कि इसमें फीडबैक रजिस्टर की आप अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी भी चेंज हो जाती है और इसकी जो स्लू रेट है वो भी फीडबैक करंट पे डिपेंड कर रही है. दूसरे डिसएडवांटेजेस क्या है CFA के? मॉडेस्ट एक्यूरेसी, असिमेट्रिकल इनपुट्स, समवॉट पुअर ऑफसेट एंड थर्मली इंड्यूस सेटलिंग एरर्स. Also, the CFA requires users to have a certain level of expertise to properly take advantage of assets. यानी CFA में केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी एक्यूरेसी, इसके इनपुट्स ऑफसेट्स को भी समवट हैंडल करना डिफ़िकल्ट है. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक में क्या डिफरेंस है, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज है, किसको लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा. आई होप अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर है. थैंक यू.